हर्ष भाटी साहब, स्वागत खैर मकदम इस्तकबाल सभी का, ठीक है। मंटोष कुमार सिंह। ओके, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया, और डाइजेशन कंप्लीट हो गया कहाँ पर? छोटी आंत में, और छोटी आंत के भी किस भाग में? तो आपके इलियम में, और यहाँ से फूड बाहर आ गया है ना, रेक्टम में। डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण क्या था? कि फूड डाइजेस्ट हो गया है, अब ये ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएगा, है ना, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ, देखो क्या, मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। अपने शब्दों में लिखेंगे, पचे हुए भोजन का, ये जो भी लिखा है सब अपने शब्दों में लिखा हुआ है, पचे हुए भोजन का रक्त में मिल जाना, रक्त में मिक्स हो जाना, है ना, मिल जाना, क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। तो जैसे देखिए, आपने देखा कि ये छोटी आंत था, ये हमारी क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत में डाइजेशन कंप्लीट हो गया था। दिस इज एसआई। एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में क्या लिखेंगे? छोटी आंत। क्या लिखेंगे गाइस? छोटी आंत। अब ये छोटी आंत की बाहरी दीवार है, छोटी आंत की भीतरी दीवार है। अब इन छोटी आंत की दीवारों से ढेर सारी नसें जुड़ी रहती हैं ऐसे। ये क्या है? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल, रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिका, आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? नसें। आपने देखा होगा कई लोग इश्क में नसों को काट लेते हैं और खून बह जाता है। तो ये जो होता है ना कि छोटी आंत की दीवारों से ढेर सारे ब्लड वेसल्स जुड़े रहते हैं। अब देखो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होकर क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, C6H12O6। अब ये ग्लूकोज ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएगा। ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में क्या बह रहा होगा? ब्लड बह रहा होगा। ये आपका ब्लड है, रक्त है। तो पचे हुए भोजन का मतलब ग्लूकोज का ब्लड में जाके मिक्स हो जाना, यही कहलाता है आपका क्या? क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो पचे हुए भोजन का रक्त में जाकर के मिल जाना, ये कहलाता है आपका अवशोषण। लेकिन अवशोषण के लिए गॉड ने एक कलाकारी कर रखी है। क्या कलाकारी कर रखी है वो जरा देखिए। गॉड ने क्या कलाकारी कर रखी है? देखिए, आपके छोटी आंत की दीवारों में एक कलाकारी की है गॉड ने। जैसे सपोज करें कि ये आपकी छोटी आंत है, और ये छोटी आंत की बाहरी दीवार है, और ये छोटी आंत की भीतरी दीवार है। तो मान लिया कि आपकी छोटी आंत की जो दीवार है वो ऐसे सीधी रहती है ना। तो जैसे मान लिया कि ये छोटी आंत की दीवार है आपकी, ये छोटी आंत की दीवार है, और ये छोटी आंत की दीवारें ऐसे सीधी रहती, तो यहाँ से अवशोषण होता है, यहाँ से अवशोषण होता है, यहाँ से अवशोषण होता है, इन सब से नसें जुड़ी हुई हैं। लेकिन गॉड ने एक छोटी आंत की दीवारों में कलाकारी किया। छोटी आंत की भीतरी दीवार इस तरह से फोल्ड होकर, इस तरह से मुड़ मुड़ कर, है ना, मुड़ मुड़ कर उंगली जैसी संरचनाओं का निर्माण करती हैं, है ना। और ये छोटी आंत की दीवारें ये मुड़कर जो उंगली जैसी संरचना बनाई है, इसको विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? विलाई कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर। क्या कहते हैं? विलाई। देखिए ये क्या है? विलाई है। छोटी आंत की जो भीतरी वाली दीवार है ना, ऐसे फोल्ड होकर उंगली जैसी संरचना बनाई है, ये विलाई कहला। इससे फायदा क्या हुआ? देखो, अगर दीवार स्ट्रेट रहता तो इधर से एब्जॉर्प्शन होता है, इधर से होता है, इधर से होता है। फोल्ड होने से क्या हुआ? इधर से भी अवशोषण हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो विलाई है उसका काम क्या है, तो लिख दीजिएगा कि विलाई इंक्रीजेज, विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। रसांकुर अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। रसांकुर अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, है ना। आसानी से, तेजी से फूड का अवशोषण होगा, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? फोल्ड होने से क्या फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल, अभिलाषा बेहेरा बिल्कुल सफिशिएंट होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। 2 जनवरी का PNG नहीं मिला, क्या टॉपिक था? मतलब 2 जनवरी को क्या हुआ था, ये जरा बता दीजिएगा प्रीति। भरत सर का लाडला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं भरत सर का लाडला जी? चिरंजीत कह रहे कि सर हमने सारे बैकलॉग कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बना लिए सारे? तो सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करने से नहीं होगा, मैंने बोला था क्वेश्चन 40 में से 26 स्कोर किया है, सही है। क्वेश्चन आसान नहीं है। बिहार की धरती से हमारे साथ अभिषेक ठाकुर जुड़े हुए हैं, स्वागत है। ईद था, ठीक है, अभी उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है? तो आपको बताया था मैंने, जेजुनम वाले रीजन में होता है। क्यों? वहाँ पे विलाई की संख्या ज्यादा होती है, विलाई की संख्या ज्यादा होती है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? तो एसिमिलेशन होगा। देखिए, पोषण के 5 चरण मैंने बताए होंगे। पहला चरण याद कीजिए, इंजेशन, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। दूसरा था आपका डाइजेशन, अर्थात पाचन। तीसरा चरण उसके बाद क्या था? एब्जॉर्प्शन, पचा हुआ भोजन रक्त में जाकर मिल जाएगा, क्या कहला रहा था? आपने कहा सर अवशोषण। अब चौथा चरण कहलाएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन क्या? इंजेशन का मतलब क्या था? भोजन ग्रहण कर लेना। भोजन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड में टूट गया, क्या कहलाएगा? डाइजेशन। डाइजेस्टेड फूड ब्लड में जाकर मिक्स हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, पचा हुआ भोजन शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में यूज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। सो व्हाट इज एसिमिलेशन? तो यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी।
पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में इस्तेमाल होना क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स? एसिमिलेशन कहलाएगा, है ना? तो पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में इस्तेमाल होना क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। और लास्ट चरण क्या था? बहिष्करण। बहिष्करण क्या है कि अपचा भोजन शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो अपचे भोजन का शरीर से बाहर निकल जाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है इजेशन। तो पोषण के 5 चरण याद हो गए। पहला चरण इंजेशन, अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिष्करण। दिल्ली में मुखर्जी नगर और मॉडल टाउन अभिमन्यु। हाँ जी, 100% कवर हो जाएगा। अमित जेपी ठाकुर झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है। तो अमित कुमार आप बिहार से हैं, तभी तो पूछ रहे हैं बिहार पुलिस। 7 की पीएनजी, क्लास 7 की पीएनजी नहीं मिली है, एक बार सारा चेक करवाता हूँ मैं। हाँ जी, बाहर क्वेश्चन जाएगा तब पूछिएगा कि सर हम से पढ़ा था बायो, क्वेश्चन नहीं मिला, है ना? तो ये हो गया हमारा खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट टूज याद है। लैक्टोज क्या था? तो आपने कहा सर मिल्क शुगर था। लैक्टोज क्या था? मिल्क शुगर था। दूध में पाया जाने वाला शर्करा, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। शर्करा मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, सुना है कभी? लैक्टोबैसिलस नाम का क्या है? एक जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस नाम का क्या है? जीवाणु है। ये देखिए, ये लैक्टोबैसिलस नाम का क्या है? एक जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है जो दूध में लैक्टोज शुगर है ना, उसको बदल देता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल में, और ये दूध फट कर क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम आपसे पूछा जाता है कि दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जीवाणु कौन है? तो लैक्टोबैसिलस है ना? दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो लैक्टोज। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक एसिड। दही का स्वाद किसके कारण खट्टा होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। और ये यूजफुल बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास की एनसीईआरटी में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। सूक्ष्म जीव आपके शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं। ये बैक्टीरिया है लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। ये ना हो तो आप दही का स्वाद ना ले पाते। आप दही जमाने से पहले पड़ोसी के यहाँ से जो मांगने जाते हैं थोड़ा सा ना, उसको क्या बोलते हैं? जोरन या जामन कहते हैं। तो ये जोरन या जामन क्या होता है? दही या दही का कोई प्रोडक्ट होता है ना? बगल वाले से मांग लिया थोड़ा सा दही या छाछ वगैरह, उसको आपने फ्रेश मिल्क में ऐड कर दिया तो क्या होगा कि उस दही में जो लैक्टोबैसिलस आपके फ्रेश मिल्क में फैल जाएगा और उसको भी दही बना देगा। तो अब जाकर आप पड़ोसी से बोलिएगा थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस हो तो दे दीजिए। अगर उसने साइंस पढ़ा होगा तो समझ जाएगा, अच्छा ये जोरन मांग रहा है ना? बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? हाँ जी, ये जो हम लिख रहे हैं सारा कुछ, वो सब कुछ लिखना है, सिर्फ पीपीटी पे जो लिखा हुआ है थोड़ी लिखना है। हाँ, उसके बाद कौन सा है? उसके बाद ठीक है बच्चा, चलो नोट नंबर 2 दिखाते हैं आपको, कैरोटीन। थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, बाकी जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि बढ़ता जाएगा सिलेबस, आगे बढ़ता जाएगा, मजा बढ़ता जाएगा। हमारे में ये खास बात होती है, बहुत सारे लोगों की पहली क्लास बहुत सा बोरिंग सा लगता होगा। पिगमेंट आपको पढ़ा रखा है ना, पिगमेंट मतलब डाई, है ना? वह पदार्थ जिसका अपना एक खास रंग होता है उसको डाई कहते हैं। तो एक पीले रंग का वर्णक होता है। कैरोटीन एक पीले रंग का वर्णक हो जाता है जो पाया जाता है आपके गाजर में। कहाँ पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। और बता दो, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और पाया जाता है काऊ मिल्क में, गाय के दूध में, गाय के दूध में। तो जैसे पूछा गया कि गाजर का पीला सा या ऑरेंज सा जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला सा किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। भैंस के दूध में कैरोटीन नहीं होता। भैंस के दूध में कैरोटीन नहीं होता, तो भैंस का दूध हमेशा जो है एकदम व्हाइटिश दिखेगा, लेकिन गाय का दूध वहीं पे देखिएगा तो थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होगा, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होगा। ठीक है, थोड़ा सा पीलापन लिए होगा। तो गाय के दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द है केराटिन, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो ज्यादा अंतर नहीं दिखता है, कैरोटीन और केराटिन को लोग एक ही समझ लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया है दोनों को। केराटिन क्या होती है? एक मृत प्रोटीन होती है, डेड प्रोटीन होती है, जो कहाँ कहाँ पाई जाती है? आपकी जुल्फों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जुल्फों में। और कहाँ? नाखून में। कहाँ? नाखून में। पक्षियों के पंखों में, जानवरों के सींगों में, जानवरों के खुरों में, ये खुर, ऊफ जिसको बोलते हैं, और जानवरों का ये हॉर्न यानी सींग में, और हमारे हमारे त्वचा की ऊपरी सतह पे, हमारे त्वचा की ऊपरी सतह पे, हमारी त्वचा की ऊपरी सतह पर केराटिन की एक डेड लेयर होती है, एक डेड लेयर होती है जो हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाती है, वाटर रेजिस्टेंट बनाती है, जल रोधी बनाती है ना? जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे शरीर के अंदर, मतलब हमारी त्वचा के अंदर पानी क्यों नहीं प्रवेश करता, तो आप कहिएगा सर ये स्किन के ऊपर केराटिन की डेड लेयर होती है जो इसको, स्किन को क्या बनाती है? वाटर प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट बनाती है, जल रोधी बनाती है। याद रहेगा? याद रहेगा? बाल टूटने का रीजन है कि विटामिन B7 की कमी होती है, बायोटीन की कमी। एकदम कर सकते हैं 100%। मैंने जब क्लास स्टार्ट किया होगा बच्चे तो मैंने ये कहा होगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप ये नियत कर लो, अपने अंदर भर लो कि हमें अब बायो और कहीं से नहीं पढ़ते हो। बैंक उठा लो, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी, जहाँ पे भोजन नली और श्वास नली आपस में मिलते हैं। तो फेरिंग्स यानी ग्रसनी हमारे आहार नाल का वह भाग है जहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप, मतलब भोजन नली एवं श्वास नली आपस में मिलते हैं। भोजन नली एवं श्वास नली आपस में मिलते हैं।
तो हमारे आहार नाल का वह भाग जहाँ पर भोजन नली और श्वास नली मतलब इसोफेगस और ट्रैकिया आपस में मिलते हैं उसको फेरिंग्स कहते हैं। देखिए आप, देखिए ये आपका माउथ है, यहाँ से आपने खाना खाया, खाना बक्कल कैविटी होता हुआ कहाँ चला गया? इसोफेगस में। ये भोजन नली है। नाक से आपने सांस लिया, ये सांस जो है इधर ट्रैकिया में आ गया, ये है श्वास नली। तो श्वास नली आपका आगे होता है, उसके पीछे होती है भोजन नली। ये दोनों जहाँ पे एक जगह पे मिल रहे हैं उसको कहते हैं फेरिंग्स यानी ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। तो आहार नाल का वह भाग जहाँ पर भोजन नली या श्वास नली आपस में मिलते हैं उस जगह को हम फेरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, ग्रसनी कहते हैं। जैसे यहाँ से देखिए आपने भोजन लिया, ये भोजन कहाँ गया? भोजन नली में। यहाँ से आपने सांस लिया, ये सांस कहाँ गया? श्वास नली में। तो श्वास नली पहले है, उसके पीछे भोजन नली होती है। ठीक है, तो जहाँ पर भोजन नली और श्वास नली आपस में मिलते हैं उस जगह को कहते हैं फेरिंग्स। एक होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स, तो ये हो गया देखिए हमारा फेरिंग्स। क्या है ये? जहाँ पर श्वास नली और भोजन नली मिल रहा है। उसके बाद ये देखिए उसके नीचे क्या है? ये हमारा लैरिंग्स है यानी वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र है जहाँ से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मनुष्य के स्वर यंत्र को हम क्या नाम देते हैं? लैरिंग्स नाम देते हैं। और उसी तरह से पक्षियों के स्वर यंत्र को हम क्या कहते हैं? सीरिंग्स कहते हैं। तो मनुष्य के स्वर यंत्र को हमने क्या नाम दिया है? लैरिंग्स। पक्षियों के स्वर यंत्र को हमने क्या नाम दिया है? सीरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? आहार नाल का वह भाग है जहां पर भोजन नली और श्वास नली आपस में मिलते हैं। भोजन नली और श्वास नली आपस में मिलते हैं। ठीक है, भोजन नली और श्वास नली आपस में मिलते हैं और जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये आपका फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के नीचे ये लैरिंग्स हो गया, ये वाला जिसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो मनुष्य के स्वर यंत्र को लैरिंग्स कहते हैं, पक्षियों के स्वर यंत्र को सीरिंग्स कहते हैं और जहां पर भोजन नली और श्वास नली मिलती है उसको फेरिंग्स कहते हैं। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? 2 जनवरी वाली ना? चलिए देखते हैं। गुहिका कहते हैं। यहाँ पे जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन में लार मिलता है और आपका टंग जो है भोजन को एक गोला जैसा में बदल देता है। तो बक्कल कैविटी में अगर भोजन है तो उसको बोलस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं गाइस? बोलस का नाम देते हैं। ठीक है, बोलस का नाम देते हैं। उसके बाद फूड क्या होगा? कहाँ गया? फूड आ गया आपके स्टमक में। कहाँ गया? आपके आमाशय में आ गया। कहाँ गया? आमाशय में भोजन आ गया। भोजन कहाँ गया? आमाशय में आ गया। तो आमाशय में भोजन क्या होता है? पेस्ट जैसा हो जाता है। क्यों? आमाशय में क्या होता है कि एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। जैसे देखिए यहाँ पे भोजन, यहाँ से भोजन आपने अपनी मर्जी से ऐसे निगल लिया, यहाँ तक तो आपने अपनी मर्जी से निगला ना, लेकिन अब एलिमेंट्री के नाल में भोजन नीचे कैसे जा रहा है? वो अपने आप जा रहा है ना? तो वो होता क्या है कि आपके पूरे आहार नाल में इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, संकुचन अनुशीतलन का एक मूवमेंट होता है जो फूड को ऐसे ऐसे नीचे ले जाता है। तो पूरे आहार नाल में जो संकुचन और अनुशीतलन का जो मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? कर्मा कुंचन, या इसको कभी कभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी लिख देता है। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कर्मा कुंचन। ये कर्मा कुंचन की वजह से भोजन नीचे जाता है। अब ये पेरिस्टाल्सिस की प्रक्रिया जो है ना स्टमक में ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा पेरिस्टाल्सिस कहाँ होता है? स्टमक में। तो स्टमक क्या करता है? आपके भोजन को ऐसे पेस्ट में बदल देता है ना? तो भोजन स्टमक में है तो पेस्ट जैसा हो जाता है, इसको काइम कहते हैं। और फिर छोटी आंत में भोजन जाकर थोड़ा तरल जैसा हो गया। खाने के तुरंत बाद ढेर सारा पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे आपने खाना खाया और गड़गड़ा कर ढेर सारा पानी पी लिया तो क्या होगा? ये स्टमक आपका टर्जिड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। अब ये जो मूवमेंट है उसमें नहीं हो पाएगा। स्टमक टाइट हो गया तो ऐसे ऐसे कैसे होगा ये? तो क्या होगा? डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपसे कहा जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद ढेर सारा पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद 40 मिनट बाद पानी पीजिए। थोड़ा सा 1-2 घूंट पी लीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि ढेर सारा पानी पिया, खाया ढेर सारा ऐसे गट गट पानी पी लिया, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, प्रॉब्लम रहेगी। बात आ रही है समझ में? क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? वीडियो नहीं डाउनलोड होता? नहीं, वीडियो कैसे डाउनलोड होगा? हितेश कुमार हमारे साथ हैं। हितेश कुमार वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आप हैं? सोनू कह रहे हैं कि प्लीज कांटेक्ट मी। क्यों कांटेक्ट करें? आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है? बताओ। स्क्रीन ब्लैक फैट अंत में कौन देगा? याद कीजिए, प्रोटीन। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले एनर्जी कौन देगा तो कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? सबसे अधिक एनर्जी कौन देगा? सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? तो फैट, है ना? सबसे अधिक कौन देगा? तो फैट देगा। बात आ रही है समझ में? स्क्रीन रुक जा रही है? सबसे पहले एनर्जी कौन देगा या तुरंत एनर्जी कौन देगा? तो कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा तीनों में कौन देगा? तो फैट। सबसे अधिक कौन देगा? तो फैट। बात आ रही समझ में? ब्लैक हो रहा है? ये याद रखना है, सबसे पहले कौन? कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज्यादा कौन? तो फैट। ठीक है, चलो ना, ये खत्म हो गया। हम लोग आ रहे हैं रेस्पिरेशन पार्ट 1 पे। अब देखो, जैसे ही रेस्पिरेशन की बात आती है, रेस्पिरेशन की बात आती है
तो आपको लगता है कि सांस लेना और देना, है ना। हितेश हमारे गांव से जुड़े हुए हैं, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैच लिया है आपने? मुझसे बोल देते ना। चलिए, गांव वालों के लिए फ्री है बैच। ओके चलिए, राम राम, कैसे हैं शिवेश धर दुबे साहब? हेल्पलाइन नंबर नहीं लगता, हेल्पलाइन की क्या जरूरत है सोनू, क्या प्रॉब्लम है मुझसे बोलिए ना, मैं हूं तो। ब्रह्मा कोहली राजस्थान से जुड़े हुए, पूरे इंडिया से लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ, बताइए, है ना, करेवल से पूरे इंडिया से लोग जुड़े रहते हैं। चलिए तो अभी हम दिखा देते हैं अगर कोई यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है तो, है ना। एनिमल न्यूट्रिशन का चैप्टर खत्म हो गया ना बच्चा, तो अब आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया होगा कि आपको तैयारी जो है कैसे करनी है। तो थ्योरी तो पढ़नी है आपको कहाँ से, थ्योरी पढ़नी है हमारे ऐप से, और प्रैक्टिस के लिए जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पे बच्चे लोग। ये आपके लिए हमने पहले से इंतजाम कर रखा है चैप्टर वाइज। ये देखो हमारा ठीक है, बारकोड को स्कैन करेंगे, वहाँ साइंस लिखेंगे सारे, जैसे प्लांट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के सारे क्वेश्चन आप बच्चे। सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है, श्वास कहलाता है। भोजन का जलना और जलकर, भोजन का जलना और जलकर ऊर्जा देना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो पहले बच्चों वाली डेफिनेशन मैं आपको लिखा रहा हूं और फिर बड़ों वाली डेफिनेशन लिखाऊंगा। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि भोजन जलेगा और जलकर ऊर्जा देगा। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कहाँ चला गया, हमारे ब्लड में चला गया, ब्लड से होता हुआ हमारी कोशिकाओं में चला गया। हमारे शरीर के तमाम कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाया जा रहा है छोटे छोटे नलिकाओं के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं, ठीक है, रुधिर वाहिकाएं। तो हमने क्या किया, खाना खाया, डाइजेशन हुआ, क्या बना, C6H12O6, ये चला गया कहाँ पर, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ चला गया, हमारे सेल में। हमारे शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका। अब इस कोशिका के अंदर जाकर ये फूड जलेगा और जलकर हमें एनर्जी देगा। तो फूड का जलना और जलकर एनर्जी देना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो लिखेंगे पहले डेफिनेशन 10th क्लास की, फिर 11th क्लास पे हम चलेंगे, लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। हाँ सोनू क्या प्रॉब्लम है, हाँ कितना स्कोर आया एक बार फिर से कमेंट करिएगा। विटामिन और मिनरल अलग से पढ़ेंगे, विटामिन एक अलग टॉपिक ही पढ़ेंगे हम। वाराणसी से हैं, वेरी गुड, वाराणसी आने की तमन्ना है मुझे, काफी प्यारा सा शहर है वो, ठीक है जी। तो भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। कैसे जरा देखिएगा, ठीक है। क्रॉली, अच्छा बिल्कुल आएंगे, ब्रह्मा कॉली जी, चलिए। तो कैसे जल रहा है फूड, जरा देखेंगे। हम लोगों ने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, और क्या बना, ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज हमारे शरीर का ईंधन है, ये ग्लूकोज बना है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जलेगा, जलने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। आपने देखा होगा कोई चीज़ हवा में ही क्यों जलती है, कोई चीज़ हवा में ही क्यों जलती है। जब भी किसी चीज़ को हम हवा में हीट करते हैं तो वो चीज़ एक निश्चित तापमान पर आकर, एक निश्चित टेम्परेचर पर आकर हवा से रिएक्शन करके जलने लगता है। बिना हवा का कंबशन होता है क्या, दहन होता है, नहीं होता है। आप एक मोमबत्ती जलाइए और किसी जार से उसको ढक दीजिए, थोड़ी देर में वो बुझ जाएगा। बिना हवा का कंबशन नहीं हो सकता, हवा मतलब ऑक्सीजन का। तो ये ग्लूकोज जलेगा, जलने का मतलब होता है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करना। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा। देखिए ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर CO2 बना लेगा। ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके वाटर बना लेगा, और मिलेगी काफी अधिक मात्रा में क्या, ऊर्जा, काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, है ना, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये श्वसन का क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, रेस्पिरेशन कहते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज योर रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो यही तो लिखा था आपने, भोजन का जलना, ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब जलना, भोजन का जलना और जलकर ऊर्जा देना श्वसन कहलाता है। या भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगा। सुनो, हेल्पलाइन नंबर नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। शिव यादव कह रहे हैं कि मेरे में अभी दिखा है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है आज क्लास में। इकोनॉमी की क्लास जल्दी स्टार्ट होगी बच्चे, सारी क्लास एक एक करके स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा तो मुझसे बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या दिक्कत है, परेशानी है सोनू, कोई दिक्कत है। 9, भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अच्छा एक और इसी तरह का हम इक्वेशन आपको दिखाना चाहते हैं, और फिर हम समझाना चाहते हैं आपको कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन होता क्या है। एक और चीज़ देखिए, इस केमिकल कंपाउंड को पहचानते हैं आप, व्हाट इज दिस, टेल मी, दिस इज मीथेन। ये क्या है, मीथेन है, विच इज ऑल्सो नोन एज क्या, बायोगैस ना। इसी को बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं, बायोगैस या गोबर गैस, है ना। इसे लोग ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जलाते हैं। जब हम इसे जलाएंगे तो जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो जब हम इसे जलाएंगे ये हवा के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा, क्या करेगा, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या देगा, पानी देगा, और क्या मिलेगी आपको, ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा किस रूप में, हीट और लाइट के रूप में। अरे हीट भी एनर्जी का फॉर्म है और लाइट भी एनर्जी का फॉर्म है ना। तो हीट और लाइट के रूप में आपको ऊर्जा मिलेगी।
और इस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं आप? बोलो। इस रिएक्शन को क्या नाम देते हो? आपने कहा सर इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन। व्हाट इज दिस? दिस इज कंबशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं दहन या दहन अभिक्रिया, जलना। दहन या जलना, आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? जलना। किताबी भाषा में बोल देते हैं दहन, एक ही बात है। अब आप मुझे बताइए इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर कीजिए, दोनों में कोई फर्क है क्या? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों का एंड प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद क्या है? सेम है, तो रिएक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे दोनों का एंड प्रोडक्ट अंतिम उत्पाद सेम है तो रिएक्शन सेम हो गया। मतलब पता है क्या हुआ कि अगर बॉडी के बाहर कुछ जलता है तो उसे हमने क्या नाम दिया है? कंबशन या कंबशन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया। लेकिन यही रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है तो उसे क्या नाम दे दिया गया है? रेस्पिरेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि respiration is nothing but it is a combustion reaction which takes place inside the body of a living organism, है ना? श्वसन कुछ और नहीं है, दहन अभिक्रिया है जो सजीवों के शरीर में हो रहा है। तो श्वसन कह देने से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये कंबशन ही है, लेकिन कहाँ हो रहा है? सजीवों के शरीर में हो रहा है, या तो एनिमल बॉडी में हो रहा है या प्लांट बॉडी में हो रहा है, पौधे के शरीर में या जंतुओं के शरीर में, है ना? तो रेस्पिरेशन कहने से एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, रेस्पिरेशन कहने से ये एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कंबशन ही है, लेकिन चूंकि सजीवों के शरीर में हो रहा है कंबशन तो उसका नाम अलग दे दिया गया है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहने से दिमाग में क्लियर होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि भाई ये कंबशन ही है ना? तो शरीर के बाहर कुछ जल रहा है तो उसको कंबशन कहते हैं, शरीर के अंदर कुछ जल रहा है तो उसका नाम दे दिया गया है रेस्पिरेशन। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर इसको 11th क्लास की बायोलॉजी से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, कमेंट को बंद करिए, यहाँ ध्यान दे। देखो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री भी। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है, ठीक है? दुनिया का कोई भी पदार्थ है, ध्यान से सुनिएगा, बाकी आपके सवाल हम बाद में सुनेंगे, 10 मिनट टाइम देंगे आपको। दुनिया का कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ जाना, नोट करके कहीं पर अलग से लिखिएगा, नोट करके कहने का मतलब टॉपिक से हटकर पर उसी से रिलेटेड। दुनिया के किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता? आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन कहलाता, ऑक्सीकरण कहलाता। ऑक्सीकरण को और क्या कहते हैं? उपचयन। और दुनिया के किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा या अपचयन कहलाएगा। अवकरण को और क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। कोई शक? कोई शक? इसको आप जो है कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा, ये आगे भी काम आएगा अपन को। दुनिया के किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाएगा, और दुनिया के किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना अवकरण। यही तो पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में। Addition of oxygen to a substance is known as what? Oxidation. And addition of hydrogen to a substance is known as what? Reduction ना। अब आप मुझे बताओ कि चाहे वो रेस्पिरेशन है या कंबशन है, अब तो आपके लिए एक ही चीज हो गया ना दोनों, चाहे वो रेस्पिरेशन है या कंबशन है, इसमें बोलो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? टेल मी। आप कहिएगा सर दोनों में ही ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दोनों में ही ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अब हम देखो डिफाइन कर सकते हैं इसको अच्छे से। पहले बच्चों वाली डेफिनेशन लिखी थी, अब बड़ों वाली डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई जिसे आप रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसे आप रेस्पिरेशन कहते हैं, आम बोलचाल में उसे कंबशन कहते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना? मतलब जिसे आप श्वसन कह रहे हैं, आम बोलचाल में उसी को दहन कहते हैं, और केमिस्ट्री की भाषा में उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखो 11th क्लास की एनसीईआरटी कैसे लिखता है कि कंबशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। भोजन का दहन या भोजन का ऑक्सीकरण कहलाता है क्या? श्वसन। भोजन का दहन या भोजन का ऑक्सीकरण कहलाता है श्वसन। बात आ रही है समझ में या ऊपर से जा रहा? बोलो। मुस्कान परवीन, निषाद सिंह, सूरत, दिनेश, अवासिया, ज्योत्सना पाठक, सोनू। वीडियो डाउनलोड तो होता नहीं, कहाँ वीडियो कैसे डाउनलोड होगा? वो फीचर है कि ऐप में ही डाउनलोड होता है, वो ऐप में डाउनलोड करके देख सकते हैं, अलग से डाउनलोड नहीं होगा, ऐप में डाउनलोड रहेगा वो, ठीक है? क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताओ। इज एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? इफ क्लियर प्लीज कमेंट यस, इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क प्लीज। क्लियर है बच्चा? दिनेश, पूजा, बिल्कुल। अच्छा, यदु क्षेत्री कह रहे कि सर टाइम हो गया, किस बात का टाइम हो गया? आ रही बात समझ में? प्रिया, माही, आराधना, कुशवाहा, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब किसी का कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो पूछ लो फटाफट। हिस्ट्री की क्लास कब है मुझे नहीं पता। 30/40 आ गया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया नीरज साहब, क्लियर है ना? वेरी गुड। माही, नवनीत, मुस्कान, ब्रह्मा, आराधना, किसी का कोई सवाल है? कोई मतलब वीडियो से देख लीजिएगा, देख लीजिए। कंबशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। भोजन का दहन या भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है, ठीक है जी? बात आ रही समझ में? कंबशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तो पता करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता है कि एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कल है ना? चलिए, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।
ये देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स। एक बार सभी बताएं सब कुछ क्लियर है ना? ऑडियो वगैरह उस दिन की तरह तो नहीं हो रहा है? निशांत सिंह सब कुछ क्लियर है? एनिमल न्यूट्रिशन में 40 आउट ऑफ 30 ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा वहाँ पे। हाँ जा रहा है पवन साहब, राधे राधे, कैसे हैं? सभी का कमेंट आ रहा है। अब पढ़ लें थोड़ा, फिर आपसे बातचीत कर लेंगे लास्ट में। कुलदीप कुमार साहब, चलिए। तो हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण, देखे बच्चे, हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या करते हैं। तो आपने कहा था CO2 लेते हैं, क्या करते हैं? CO2 कहाँ से लिया? हवा से लिया, वायुमंडल से लिया। और पानी कहाँ से लिया? जड़ों के द्वारा लिया। और ऊर्जा कहाँ से ली? सनलाइट से ली। ऊर्जा कहाँ से ली? सनलाइट से। और बना लिया अपना खाना, मतलब C6H12O6। और हमारा भी ख्याल रखा, हमें जिंदा रहने के लिए दिया ऑक्सीजन। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर दिया गया है ना, वहाँ पे हमने सीधा सीधा लिख दिया था, यहाँ पे बैलेंस कर दिया है बस। अब आ जाइए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा? क्या पौधे ने ग्लूकोज बना लिया, अब ये ग्लूकोज जलेगा और जलकर ऊर्जा देगा। देखो पौधा डायरेक्ट ग्लूकोज बना रहा है। हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, तब ग्लूकोज बनता है और तब वो जलता है और तब एनर्जी देगा। तो पौधे ने ग्लूकोज बनाया, अब ये ग्लूकोज जलेगा। जलने का मतलब क्या कहा था? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। अब देखिए ग्लूकोज में जो कार्बन था ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके CO2 देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर पानी देगा और ऊर्जा मिलेगी, जिस ऊर्जा से आप काम धाम कर रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें माय डियर फ्रेंड्स, तो पाएंगे कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। कहोगे कैसे सर? यहाँ पे CO2 प्लस पानी प्लस ऊर्जा, देखो ऊर्जा ली जा रही है, इन सब को मिलाकर क्या बन रहा है आपका? ग्लूकोज, ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पे देखिए ना उल्टा है, यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और दे रहा है CO2 वाटर और एनर्जी। When we compare these two equations, then we can say that respiration is the reverse reaction of photosynthesis, or you can say vice versa. श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया होती है, या प्रकाश संश्लेषण श्वसन की विपरीत प्रक्रिया होती है, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि respiration is the reverse process of photosynthesis and vice versa। और क्या लिख देंगे? vice versa। vice versa मतलब समझ में आता है? इसका उल्टा भी सही है। मतलब अगर श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत है तो प्रकाश संश्लेषण भी श्वसन की विपरीत होगी। तो इस पॉइंट को लिखो पहले आप। चलो एक नजरिए से हमने दोनों को बता दिया कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। दूसरे तरीके से सोचते हैं, एक और तरीके से हम बतला सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। कैसे? देखो कैसे, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा तो हम ही पढ़ाएंगे आपको, कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा निकलती है या हीट निकलती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सो मतलब एग्जिट हो रहा है, थर्मा मतलब क्या होता है? टेम्परेचर या हीट, हीट निकल रहा है। और वैसी अभिक्रियाएं या वैसी प्रक्रियाएं जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है या हीट देनी पड़ती है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इस नजरिए से भी हम कह सकते हैं ना कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अरे भाई एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन है ना। तो कोई अगर आपसे पूछे कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है तो आप कहेगा चूंकि इसमें ऊर्जा निकल रही है या हीट निकल रही है तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए, अच्छा फोटोसिंथेसिस इसका उल्टा है तो ये एक्सोथर्मिक है तो वो एंडोथर्मिक होगा। कोई शक? ये दो नजरिए से हमने आपको बता दिया कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। एक और नजरिए से बताऊं आपको मैं कि एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। देखिए एक और नजरिए से इसको देखने की कोशिश कीजिए। हम एक ही चीज को कई नजरिए से देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखो कोई भी सजीव है उसके शरीर में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। जितने भी रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं सजीवों के शरीर में उनको सम्मिलित रूप से एक साथ इकट्ठा क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। ये जो मेटाबॉलिज्म है वो दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस, इसको एनाबॉलिक भी लिख सकते हैं। एनाबॉलिज्म या प्रकाश संश्लेषण। देखो पौधा डायरेक्ट ग्लूकोज बना रहा है कोई संबंध है क्या? चलिए उस पर जरा बात करते हैं। बात करते हैं कैसे? तो जैसे बात होती है वैसे करते हैं। ये देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स। एक बार सभी बताएं सब कुछ क्लियर है ना? ऑडियो वगैरह उस दिन की तरह तो नहीं हो रहा है? निशांत सिंह सभी का कमेंट आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या करते हैं? तो आपने कहा था CO2 लेते हैं, क्या करते हैं? CO2 कहाँ से लिया? हवा से लिया, वायुमंडल से लिया। और पानी कहाँ से लिया? जड़ों के द्वारा लिया। और ऊर्जा कहाँ से ली? सनलाइट से ली। ऊर्जा कहाँ से ली? सनलाइट से। और बना लिया अपना खाना, मतलब C6H12O6। और हमारा भी ख्याल रखा, हमें जिंदा रहने के लिए दिया ऑक्सीजन। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर दिया गया है ना, वहां पे हमने सीधा सीधा लिख दिया था, यहाँ पे बैलेंस कर दिया है बस। अब आ जाइए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा? क्या पौधे ने ग्लूकोज बना लिया, अब ये ग्लूकोज जलेगा और जलकर ऊर्जा देगा। देखो पौधा डायरेक्ट ग्लूकोज बना रहा है,
हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, तब ग्लूकोज बनता है और तब वो जलता है और तब एनर्जी देगा। तो पौधे ने ग्लूकोज बनाया, अब ये ग्लूकोज जलेगा। जलने का मतलब क्या कहा था, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। अब देखिए ग्लूकोज में जो कार्बन था ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके CO2 देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर पानी देगा और ऊर्जा मिलेगी, जिस ऊर्जा से आप काम धाम कर रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें माय डियर फ्रेंड्स, तो पाएंगे कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। कहोगे कैसे सर? यहाँ पे CO2 प्लस पानी प्लस ऊर्जा, देखो ऊर्जा ली जा रही है, इन सब को मिलाकर क्या बन रहा है आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पे देखिए ना उल्टा है, यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और दे रहा है CO2 वाटर और एनर्जी। When we compare these two equations, then we can say that respiration is the reverse reaction of photosynthesis, or you can say vice versa. श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया होती है या प्रकाश संश्लेषण श्वसन की विपरीत प्रक्रिया होती है, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वाइस वर्सा। और क्या लिख देंगे, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब समझ में आता है, इसका उल्टा भी सही है। मतलब अगर श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत है तो प्रकाश संश्लेषण भी श्वसन की विपरीत होगी। तो इस पॉइंट को लिखो पहले आप। चलो एक नजरिए से हमने दोनों को बता दिया कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। दूसरे तरीके से सोचते हैं, एक और तरीके से हम बतला सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। कैसे, देखो कैसे। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा है तो हम ही पढ़ाएंगे आपको, कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा निकलती है या हीट निकलती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सो मतलब एग्जिट हो रहा है, थर्मा मतलब क्या होता है, टेम्परेचर या हीट, हीट निकल रहा है। और वैसी अभिक्रियाएं या वैसी प्रक्रियाएं जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है या हीट देनी पड़ती है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इस नजरिए से भी हम कह सकते हैं ना कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अरे भाई एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन है ना। तो कोई अगर आपसे पूछे कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है तो आप कहेगा चूंकि इसमें ऊर्जा निकल रही है या हीट निकल रही है तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए, अच्छा फोटोसिंथेसिस इसका उल्टा है तो ये एक्सोथर्मिक है तो वो एंडोथर्मिक होगा। कोई शक? ये दो नजरिए से हमने आपको बता दिया कि दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। एक और नजरिए से बताऊं आपको मैं कि एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। देखिए एक और नजरिए से इसको देखने की कोशिश कीजिए। हम एक ही चीज को कई नजरिए से देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखो कोई भी सजीव है उसके शरीर में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। जितने भी रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं सजीवों के शरीर में उनको सम्मिलित रूप से एक साथ इकट्ठा क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। ये जो मेटाबॉलिज्म है वो दो प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस। इसको एनाबॉलिक भी लिख सकते हैं। एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस, उपचय क्रियाएं। और दूसरा क्या होता है, केटाबॉलिज्म या केटाबॉलिक प्रोसेस। एक ही बात है, केटाबॉलिक प्रोसेस। सुनते जाइए मजा आ जाएगा। अपचय अभिक्रियाएं, अपचय क्रियाएं या अभिक्रियाएं, जो लिखना है लिखिए। हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे ये कहा कि सजीवों के शरीर में होने वाले तमाम
सारी की सारी रासायनिक क्रियाओं को इकट्ठे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का? तो आपने कहा सर 2 तरह का है, एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म, और दूसरा क्या बोला आपने? केटाबॉलिक या केटाबॉलिज्म। क्या बोला? केटाबॉलिक या केटाबॉलिज्म। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वह प्रोसेसेस जिसमें कुछ बनेगा, अर्थात जो सिंथेटिक प्रोसेसेस हैं, संश्लेषी अभिक्रियाएं हैं, जिसमें कुछ बन रहा है, संश्लेषी अभिक्रियाएं, उनको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस। और जिसमें कुछ टूट रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस चल रहे हैं, मतलब अपघटन वाली क्रियाएं, जिसमें कुछ टूट रहा है, अपघटन हो रहा है या टूट रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? केटाबॉलिक। तो जिसमें कुछ बन रहा है, जिसमें कुछ बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। और जिसमें कुछ टूट रहा है, जिसमें कुछ टूट रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? केटाबॉलिक। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप कहोगे कि सर यह एनाबॉलिक है। और रेस्पिरेशन क्या है, तो कहेंगे केटाबॉलिक। यहां पे ग्लूकोज टूट कर ऊर्जा दे रहा है। और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस हो गया ना, इसीलिए एक एनाबॉलिक तो दूसरा केटाबॉलिक। तो जिसमें कुछ टूटता हो, केटाबॉलिक, जिसमें कुछ बनता हो, एनाबॉलिक। और दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म। दोनों ही रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, सबको इकट्ठे एक साथ मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। लेकिन जिसमें कुछ बन रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे एनाबॉलिक। जिसमें कुछ टूट रहा हो, उसको हम कहेंगे केटाबॉलिज्म। तो जिसमें कुछ टूटे केटाबॉलिक, जिसमें कुछ बने एनाबॉलिक। कि तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं, हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं। और एक शायर कहते हैं कि मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूं, मुझको हवा से चोट लगती है ना। तो जिसमें कुछ टूट रहा हो, वो केटाबॉलिज्म। तो आप कह सकते हैं कि सर रेस्पिरेशन जो है ना, वो केटाबॉलिक है। रेस्पिरेशन जो है ना, वो केटाबॉलिक है, अपचय है। और फोटोसिंथेसिस जो है ना, वो एनाबॉलिक है, उपचय है। और कितने तरीके से बताऊं? इतना तरीका बहुत हो गया। तो हम कहना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वाइस वर्सा। कोई शक है क्या? पीजीटी केमिस्ट्री के लिए टीचर सजेस्ट कर दें। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मेरी नज़र में अभी तक तो कोई नहीं है जो पढ़ा रहा हो यूट्यूब वगैरह पे। मैं पता करके बताता हूँ। मनीष मीरी साहब, आपने कहा है तो आपके लिए मैं पता करूंगा कि कौन बेटर पढ़ा रहा है अभी। ठीक है मनीष, ठीक है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जुगल कारवा साहू, बिल्कुल। आपका डेट कब है? ये तो क्या अपचय कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, उपचय जिसमें कुछ बनता है, उपचय जिसमें कुछ बनता है जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, अपचय जिसमें कुछ टूटता है जैसे कि शोषण। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन में अभी तक फंसे हुए हैं, इधर उधर की बातों में। जैसे मान लिया एक घटिया सा सवाल आपसे पूछ दे। अब ये सवाल तो आपको घटिया ही लगेगा कि क्या क्वेश्चन कर रहे हो यार, कोई अच्छा सवाल लाओ। जैसे पूछ रहा है कि केटाबॉलिक प्रोसेसेस वो होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं। यह स्वपोषियों में होते हैं, ये विषम पोषियों में होते हैं। तो आप कहोगे ये निहायत ही घटिया सवाल है मेरे लिए, हमने बहुत चीजें पढ़ रखी हैं इसमें, तुम ये क्या पूछ रहे हो? तो ब्रेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। ज्योति हमारे साथ हैं। जय श्री श्याम। ज्योति कैसी हैं आप? पुनीत कुमार साहब शुक्रिया। प्रिया वर्मा का भी आज पहली क्लास है। मनीष मेरी आपने इंस्टा पे मैसेज किया है, चलिए हम देख लेंगे। एक्चुअली इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि बहुत सारे बच्चों का रह जाता है। पूजा कह रहे हैं कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही थी। अब आते हैं, सजीव है, उसके शरीर में कोई भी क्रिया हो रही है तो कहाँ होती है? सेल में होती है। जैसे आप कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारी बॉडी में हो रही है,
दरअसल वो हमारे सेल में हो रही होती है ना? क्यों? क्योंकि हमारा शरीर या पौधे का शरीर या किसी भी जीव का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो आप कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारी बॉडी में हो रही है, दरअसल वो हमारे सेल्स में हो रही होती है। और सेल को हम क्या कहते हैं? रचनात्मक इकाई कहते हैं कोशिका की। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जिस बिल्डिंग में मैं हूँ या जिस बिल्डिंग में आप हैं, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, रचनात्मक इकाई क्या है, तो आप कहेंगे सर ईंटें हैं। क्यों? बहुत सारी ईंटों को मिलकर एक दीवार बनी है, 4 दीवारों को मिलकर एक रूम बनी है और बहुत सारे रूम्स मिलकर इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। तो इस बिल्डिंग की रचना किसने की? ईंटों ने। तो ईंटें इस बिल्डिंग की रचनात्मक इकाई हो गई, है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना? उसी तरह से शरीर की रचनात्मक इकाई कोशिका है। इसका मतलब हमारा शरीर या पौधे का शरीर या किसी भी जीव का शरीर किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। इसीलिए सेल को कहते हैं रचनात्मक इकाई। कार्यात्मक इकाई क्यों? क्योंकि सारी क्रियाएं भी इसी सेल में होती हैं। ठीक है? जैसे आपने देखा है प्रीवियस चैप्टर में कि प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है, कहाँ हो रहा था? सेल में हो रहा था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि श्वसन की भी क्रिया कहाँ संपन्न होगी, तो आप कहेंगे सर ये सेल में होती है। तो ये मान लिया कि हमारा एक सेल है। मान लेते हैं कि हमारे शरीर का एक सेल है, एक कोशिका है, जिससे मिलकर हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। अच्छा, कोशिका में बहुत सारी चीजें होती हैं, केंद्रक होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कोशिका के अंदर ये जो द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग, सेल, है ना, कोशिका द्रव। साइटोस मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब लिक्विड, सेल के अंदर जो लिक्विड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिएगा, ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ढेर सारी छोटी छोटी रचनाएं बिखरी पड़ी होती हैं, है ना। उसमें से एक रचना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है कोशिका के कोशिका द्रव में, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं गैस? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हिंदी में भी ऐसे बस लिख देते हैं, हिंदी में कोई नाम नहीं होता ना, तो ऐसे बस उसको हिंदी में लिख देते हैं। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर द्रव है, कोशिका द्रव, और इस कोशिका द्रव के अंदर एक छोटू सा अंग है, उसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, हम लोगों ने खाना खाया, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या बना? ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज आपने देखा कि आंतों में ग्लूकोज बना, छोटी आंत में, और वहां से ब्लड में चला गया। छोटी आंत से ढेर सारी नसें जुड़ी रहती हैं, ये ग्लूकोज ब्लड में गया और ब्लड से होता हुआ हमारे सेल में चला आया। हमारे शरीर की तमाम कोशिकाओं तक पतली पतली नलिकाओं के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। इसको बोलते हैं, नलिकाओं को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका। अगर आपको शक है तो एक पिन लेकर कहीं पर भी प्रिक कीजिए, एक निडल लेकर कहीं पर भी बॉडी को आप प्रिक करिएगा, वहां से ब्लड बहने लगेगा। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर की तमाम कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचाया जा रहा है। तो हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आंतों से ब्लड में गया, ब्लड से होता हुआ सेल में गया, और सेल से कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। सेल से कहाँ चला गया गाइस? माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। उसी प्रकार हमने सांसों के माध्यम से क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गया फेफड़ों में, और फेफड़ों से कहाँ चला गया? ब्लड में। फेफड़ों से भी ढेर सारे नसें जुड़ी होती हैं, तो ये ऑक्सीजन फेफड़ों में, फेफड़ों से ब्लड में, ब्लड से कहाँ गया? सेल में, और सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये देखिए, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन से मिला और क्या रिलीज किया? CO2, वाटर और एनर्जी। और इसी को तो आप क्या कह रहे थे? रेस्पिरेशन। इसी को आप क्या कह रहे थे? रेस्पिरेशन ना। रेस्पिरेशन क्या था? कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर क्या रिलीज किया? CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज किया। इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे थे? रेस्पिरेशन कह रहे थे। रेस्पिरेशन क्या है? ग्लूकोज का जलना और जलकर ऊर्जा देना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आप कहेगा सर श्वसन की क्रिया जो है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या फर्नेस ऑफ द सेल, है ना। क्या कहते हैं इसको? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, या कोशिका की भट्ठी कहते हैं, या कोशिका का चूल्हा कहते हैं। चूल्हा क्यों? पिछले ही क्लास में बताया था, रेस्पिरेशन है क्या? ग्लूकोज का जलना और जलकर ऊर्जा देना। तो कोई चीज जलती कहाँ है? चूल्हे में ना। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि देखो बताओ बच्चा कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो आप कहेगा श्वसन की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका की भट्ठी या कोशिका का चूल्हा कहते हैं। क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और फर्नेस ऑफ द सेल, है ना। तो इस बात को जरा हम शब्दों में लिख लें, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं जी। लिखिए फटाफट, लिखिए। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है।
नहीं, अलग-अलग कोशिकाओं का कार्य अलग होता है, आकार अलग होता है। तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएँ कोई ज़रूरी नहीं कि एक जैसी हों। अलग-अलग अंगों में अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएँ। गजेंद्र सिंह साहब राम-राम, कैसे हैं आप? पहली बार लाभ आए हैं। स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है। अंतिमा कुमारी राजपूत कह रही हैं कि सर केमिस्ट्री कब से शुरू होगा? पहले अभी इसको देख लीजिए ना, इसमें थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अंशु ठाकुर कह रहे हैं कि सर मेरा मॉक टेस्ट में 35 में 40 आया, तो वहाँ पे कमेंट कीजिए ना, वहाँ पे मैं फायर बना के दूँगा कमेंट बॉक्स में, ताकि और बच्चे भी मोटिवेट हों। मतलब ये खराब मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन ईज़ी नहीं होते मेरे मॉक टेस्ट में। आपसे और बच्चे भी प्रेरित होंगे। 2 जैन की पीएनजी अपलोड नहीं हुई है, ठीक है। गजेंद्र शुक्रिया आपका। आदित्य साहब, हमने क्या बोला कि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या फर्नेस ऑफ द सेल कहा जाता है। फर्नेस मतलब चूल्हा, ठीक है। ये 2 पॉइंट अभी लिखिए, 2 पॉइंट के लिए जगह छोड़ दीजिए। इन 2 पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा और एक्सप्लेनेशन पे चलना पड़ेगा। क्या है? ये एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। ये क्या मतलब है इसका? इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस स्लाइड पे हम वापस आएंगे। अभी 2 पॉइंट लिख के 2 पॉइंट की जगह आपको छोड़ देनी है। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन। क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन होता क्या है? तो आपने कहा सर ग्लूकोज जलता है। जलने का मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा। ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके CO2 देगा, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके ऊर्जा वाटर देगा, और काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। अब देखिए, ये जो श्वसन के दौरान ऊर्जा निकल रही है, ये डायरेक्ट बॉडी में यूज़ नहीं होती। श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा स्टोर्ड हो जाती है, संचित हो जाती है, या संग्रहित हो जाती है, या जमा हो जाती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। श्वसन से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो डायरेक्ट बॉडी में यूज़ नहीं होती, वो स्टोर हो जाती है किस रूप में? एटीपी के रूप में। जब कभी भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ये एटीपी टूटेगा, ब्रेक करेगा, ये एटीपी टूटेगा, और टूट कर क्या करेगा? एनर्जी देगा, और ये एनर्जी आपकी बॉडी में यूज़ होगी। तो जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, कौन देगा? एटीपी देगा। इसलिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ऊर्जा की मुद्रा। करेंसी का काम क्या होता है? आपको ज़रूरत की चीज़ दिलवा देना। जैसे इंडियन करेंसी रुपया है, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, आप रुपया दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, कौन देता है? एटीपी। इसलिए एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ऊर्जा की मुद्रा, है ना? तो आप रुपए से कुछ भी खरीद सकते हैं, दुनिया की हर चीज़। मतलब मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि आप रुपए से दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। रुपए से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। रुपए से आप जिस्म खरीद सकते हैं, मोहब्बत नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल हूँ कि आप रुपए से हर चीज़ खरीद सकते हैं, कि जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है इस दुनिया में, तो आप उस दुनिया के जिस मुल्क में है उसकी करेंसी यूज़ कीजिए, आपको वो सामान मिल जाएगा। तो जब भी एनर्जी चाहिए होगा, कौन देगा? एटीपी देगा। इसलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म तो शायद आपको मालूम होगा, मुझे नहीं लगता है कि लिखने की ज़रूरत है मुझे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, और फॉस्फेट मतलब तो फॉस्फेट ही होता है। तो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राई phosphate. This is the full form of ATP. This is the full form of ATP, my dear friends. Is it clear or not? ठीक है जी। तो इसी बात को देखो, हमने यहाँ पे लफ्जों में लिखा है, ये इशारों में लिखा हुआ है ना, ये सारी बातें इशारों में लिखी हुई, यहाँ पे लफ्जों में लिखा हुआ है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन किसी भी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत पेश आने वाली है। बताइए प्रिंस, अभिमन्यु, मुस्कान, निशांत सिंह, अजय यादव, ये लोग भी लाइव हैं। बात आ रही है समझ में सबको? या किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है? देव पांडे जी, एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। इज इट क्लियर? नो। आगे आते हैं गैस हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। श्वसन के प्रकार। एज वी नो डैट कि रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फिर नीचे लिख लेंगे कि रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है टाइप वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा कहलाता है एनएरोबिक। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन भी इसको लिख देते हैं कभी कभी, और दूसरा अनाक्सी श्वसन, जिसको अवायवीय श्वसन भी लिख देते हैं। अवायवीय श्वसन, देखो नाम से क्लियर है। एरोब मतलब क्या होता है? एयर, और एयर से मुराद है ऑक्सीजन। तो वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम क्या कहेंगे? एनएरोबिक। ठीक है, राहुल, निशांत, अजय, देव पांडे, मुस्कान, प्रवीण, अभिमन्यु कुमार, हर्ष, भाटी, क्लियर है ना? ठीक है हर्ष, चलो।
तो हम कहेंगे कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनाएरोबिक। दोनों प्रकार के श्वसन को हम एक स्लाइड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को अलग-अलग पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा और फिर 2-3 पेजेज़ में लिखा रहता है किताबों में। उसको हम एक स्लाइड पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझिएगा और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएँगे आपके, ठीक है? तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अभिषेक, वंदना कुमारी, शालू, जितने लोग भी लाइव हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक स्लाइड पे हम इनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। एक स्लाइड से हम इनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देखिएगा। यहाँ पे हमने लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन इस कॉलम में, एंड हियर वी हैव एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय या अनाक्सी श्वसन। अब देखिए, ये मुझे कहने में बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है कि वो श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसको एरोबिक बोलेंगे। सो द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसको एनाएरोबिक कहेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। फिर दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, भोजन का पूर्ण दहन हो रहा है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, आंशिक दहन हो रहा है। पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट, पूरी तरह से नहीं ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का। अच्छा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, तो ऑक्सी श्वसन में काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे भोजन पूरी तरह से अपघटित नहीं हो रहा है तो एनर्जी भी कम निकलेगी, तो काफी कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये तो ऑप्शन में देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन एरोबिक का है कौन एनाएरोबिक का है। यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनाएगा तो वो घटिया किस्म का क्वेश्चन कहलाएगा, है कि नहीं? आप लोग बना दोगे तुरंत। ऑक्सीजन की उपस्थिति पूर्ण दहन अधिक ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति आंशिक दहन कम ऊर्जा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? एंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद। आपसे पूछेगा ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है और अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है ना? एंड प्रोडक्ट मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अंत में क्या बनेगा और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अंत में क्या बनेगा। जैसे आपसे सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से है, तो आप क्या कहेगा? एरोबिक होता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है और पानी बनता है, और क्या मिलती है? ऊर्जा। किस रूप में? ATP के रूप में। कितनी? 38 या कितनी? 36 ATP। अर्थात अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जलेगा, ग्लूकोज का एक अणु जलेगा तो कितनी ऊर्जा निकलेगी? 36 या 38 ATP। क्वेश्चन आया समझ में, कैसे पूछेगा कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से है, तो आप क्या कहोगे? CO2, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस रूप में? ATP के रूप में। कितनी? 38 या 36, दोनों में से कोई एक होगा ऑप्शन में। लेकिन इंपॉर्टेंट है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दो जगहों पे होता है। एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सूक्ष्म जीवों में, और एक होता है हमारे मसल्स में। मसल्स में तो दोनों का अंतिम उत्पाद भी अलग होगा ना। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अगर अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होगा तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा, और अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होगा तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। अगर अवायवीय श्वसन कहाँ हो रहा है? जीवाणुओं में और ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों में, तो अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो याद करना है यहाँ पे इथाइल एल्कोहल, क्या और क्या? कितनी? 2 ATP। बहुत कम। आपने लिखा था कि बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, दिख रहा होगा कहाँ 38 और कहाँ 2 ATP। अब देखिए, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल को दूसरा नाम भी दे सकता है, इथाइल एल्कोहल, हिंदी में भी ऐसे ही लिख देते हैं, इथाइल एल्कोहल। इसका दूसरा नाम होता है इथेनॉल, तो इसकी जगह पे इथेनॉल लिख सकता है ऐसे, या इसका छोटू सा फॉर्मूला है C2H5OH, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन होगा कैसे कि व्हेन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट, देन व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स। अगर अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवों में अर्थात जीवाणुओं में और ईस्ट में होगा तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? रटना है आपको, क्या होगा? इथाइल एल्कोहल, CO2 और कितनी? बहुत कम ऊर्जा, 2 ATP। याद हो गया? अब आइए दूसरा, व्हेन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स। अगर अवायवीय श्वसन हमारे मांसपेशियों में होता है तो अंतिम उत्पाद क्या होगा? लैक्टिक एसिड और 2 ATP। आपने कहा था बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, दिख रहा है बहुत कम, 2 ATP। तो लैक्टिक अम्ल और 2 ATP। यहाँ पे CO2 नहीं बनेगा। CO2 दिख रहा है कहीं पे? नहीं। तो देखो, 3 सवाल आपको यहाँ से याद रखने हैं।
एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर और 38 या 36 ATP। एन एरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जीव, बैक्टीरिया और ईस्ट में होगा तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2 ATP। बट when anaerobic respiration takes place in human muscle, then what are the end products? You will say the end product will be lactic acid and 2 ATP, my dear friends। अगर अवायवीय श्वसन हमारे मसल्स में हो रहा है, देन अंतिम उत्पाद होगा लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP। क्या ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हैं? श्याम कह रहे हैं कि सर एल्प के लिए क्लास कराओ, तो ये किसके लिए? सबके लिए है ना। तो आप कहिएगा कि सर हमारे में, हम लोगों की बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? हम लोग तो अच्छा भला सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है, ग्लूकोज से कंबाइन कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, हमारा काम धाम तो चल ही रहा है। तो क्या जरूरत आन पड़ी कि हमारे मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा? क्यों एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा? तो उसका सीधा सा जवाब है कि देखो, जब हम लोग रिलैक्स मोड में होते हैं, है ना, आराम फरमा रहे होते हैं, उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलती है, ये वाली, ये हमारे लिए काफी होती है, हम चलता रहता है। तो कोई हेवी फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्सरसाइज, कठिन परिश्रम का काम, साइकिलिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन से निकलने वाली एनर्जी कम पड़ जाती है, इससे हमारा काम नहीं चल पाता। एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना। तो जब हम कोई हेवी फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, कोई हेवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, इस दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन से निकलने वाली एनर्जी कम पड़ जाती है, तो ऐसे समय में हमारे मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। भले इससे बहुत कम मात्रा में एनर्जी निकल रही है, लेकिन ये एनर्जी लगातार और काफी तेजी से रिलीज होती है और हमारी एनर्जी की नीड को कंपनसेट कर लेती है। मतलब जितना घट रहा था उससे इसकी भरपाई हो जाती है। ये तो चल ही रहा है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से मिल जाती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक पता है क्या होता है? कि एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बन रहा होता है, जो हमारे मसल्स में डिपॉजिट होता रहता है, हमारे मांसपेशियों में जमा होता रहता है, संचित होता रहता है, और फिर दर्द या थकान होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि मांसपेशियों में दर्द या थकान या ऐंठन की वजह होती है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचित हो जाना, ब्लड में नहीं। एक ऑप्शन था ब्लड में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना, या मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। मांसपेशियों में, तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने से आपको दर्द या थकान महसूस होती है। जब कोई आपका हाथ पैर ऐसे दबाता है, तो इस लैक्टिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, और आपको दर्द से आराम मिल जाता है। अभी नहीं कहते कि छोड़ दो, हो गया, है ना, काफी अच्छा लगता है। अगर बहुत ज्यादा कहीं से पीट पिटा कर आ गए हैं आप, ज्यादा दर्द है, तो आपको गर्म पानी से सेकने के लिए कहा जाता है। गर्म पानी बहुत तेजी से लैक्टिक एसिड को डिकम्पोज करता है और जल्दी आराम मिलेगा। ज्यादा पीट के आ गए हैं, पानी में नमक डाल दीजिए और तब सेकिए। नमक डालने से ये लैक्टिक एसिड और ज्यादा डिकम्पोज होगा, अपघटित होगा, और आपको दर्द से आराम मिल जाता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज मस्कुलर पेन, और यू कैन से मस्कुलर क्रैम्प्स। क्रैम्प मतलब ऐंठन। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचित हो जाने के कारण, लैक्टिक अम्ल के संचित हो जाने के कारण क्या होता है? एकत्रित हो जाने के कारण दर्द या थकावट या ऐंठन महसूस होता है। दर्द जरूरी है जिंदगी, अगर दर्द ना हो किसी का एहसास अधूरा रह जाए। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर्म हो जाते। पर देखिए, दिल में जो दर्द होता है उसकी ये वजह नहीं होती है। दिल और ब्रेन में जो दर्द होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से नहीं होती है। ब्रेन और हार्ट में को छोड़कर मैं बतला रहा हूँ कि बाकी दर्द की वजह, बाकी मसल्स में जो दर्द होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। आपके ब्रेन में और आपके हार्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। दिल में कभी आम मांसपेशियों जैसा दर्द नहीं होता। आपने कभी दिल को देखा है किसी को, अरे दिल बहुत ब्लड पंप कर लिया, इसको थोड़ा आराम करने देते हैं। दिल में जो दर्द होता है उसकी वजह अलग होती है, वो आपकी अपनी करतूतों से होता है। जो हम सर्कुलेशन बढ़ेंगे वहां पे आपको होता है। साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वॉइस प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है। तो हमने क्या कहा कि भाई दर्द जरूरी होता है जिंदगी के लिए, क्योंकि अगर दर्द ना हो तो खुशी का एहसास अधूरा रह जाएगा, अंधेरे ना हो तो रोशनी का क्या मतलब बनेगा, है ना। पर दिल में जो दर्द होता है उसकी वजह कुछ और होती है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक हिल गया था, हो जाती है कभी कभी। हाँ, अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा वंदना, तो क्या होगा कि वो एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए, तो ये लिख लिया आपने 9। अब हम थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं लग रहा कि मेरे पास टाइम है ज़्यादा। उसको नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि के कैसे ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज ये जो है एक बार में ऐसे जल जा रहा है, C6H12O6 और ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ और क्या बन गया, CO2 बन गया और वाटर बन गया और एनर्जी बन गई। क्या ये ऐसे एक स्टेप में हो रहा है? नहीं। तो इसके डिफरेंट स्टेप्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब जिन लोगों ने खत्म कर लिया है अपना टॉपिक सारा, उसको मैं बता दूं, जैसे हमने पढ़ लिया है प्लांट न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन। अब प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन जिन बच्चों ने पढ़ लिया है,
तो सबसे ग्लूकोज का एक कि अगर मनुष्य के मांसपेशियों में अगर अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और ये लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और फिर आपके मांसपेशियों में दर्द या थकावट महसूस होती है। नौ इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितने कार्बन वाला यौगिक है, कितने कार्बन का कंपाउंड है बोलेंगे तो 6 कार्बन वाला। कार्बन की संख्या ग्लूकोज में 6 होती है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल है, एक अणु, ये सबसे पहले टूटेगा और बदल जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में। पायरुविक एसिड लिखें या पायरुवेट लिखें, किसमें बदल दे जाएगा, पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा या पायरुवेट में बदल जाएगा, एक ही बात है। तो सबसे पहले आपका ग्लूकोज टूटेगा किसमें, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ग्लूकोज का एक अणु टूटेगा और पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे, 2 अणु। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो पायरुविक एसिड है वो कितने कार्बन वाला कंपाउंड होगा, तो आप कहेगा सर देखो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड का 2 अणु बना है, मतलब 3 कार्बन वाला ये कंपाउंड रहा होगा। और ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूट जाना, इस घटना को नाम दिया गया है, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये होता कहाँ है, ये होता कहाँ है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में होता है। तो देखिए कितने सवाल यहां से पूछे जाएंगे। सबसे पहले ग्लूकोज डायरेक्ट CO2 नहीं बनाएगा, सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक अम्ल में या पायरुवेट में। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूट जाना ये कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। लिसिस मतलब क्या होता है, टूटना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज टूट रहा है और टूट कर क्या बना रहा है, पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संभव हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। यू विल से साइटोप्लाज्म। जैसे मान लिया कि ये आपकी कोशिका है शरीर की, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और ये जो द्रव भरा हुआ है कोशिका के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज है ना, इस कोशिका द्रव के अंदर, ये जो ग्लूकोज है कोशिका द्रव के अंदर किसमें टूट जाएगा, पायरुविक अम्ल में टूट जाएगा, पायरुविक अम्ल में टूट जाएगा। और ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटना कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, साइटोप्लाज्म में। अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, आप कहेंगे सर 2। क्या 2? पायरुविक अम्ल कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन। ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड। अब यहां से देखो चेंज होगा। अब अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो पायरुविक एसिड है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, एरोबिक के एनएरोबिक। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वायवीय श्वसन होगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर रिलीज करेगा CO2, वाटर और एनर्जी। ये देखो, तो ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड या पायरुवेट में टूटेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर है तब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट कर देगा CO2, वाटर और एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज किया। इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र। क्रेब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस प्रक्रिया का उल्लेख सबसे पहले किया था, क्रेब चक्र, है ना। तो इसको कहा जाता है क्रेब साइकिल। तो अगर पूछा जाता है कि क्रेब चक्र कहाँ ऑपरेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो देखिए ये पायरुविक एसिड है ना, तो पायरुविक एसिड अब कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, इसलिए हमने देखो यहाँ पे आपको लिखा होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये 5वां पॉइंट। हमने क्या कहा था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सी या वायवीय श्वसन होता है, ये 2 जगहों पे होता है। एक है हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा है, साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा है, साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल। लेकिन जो अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन होता है वो केवल और केवल कोशिका द्रव में होता है, केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है। तो याद रखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन 2 जगहों पे संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगहों पे संपन्न होता है, लेकिन अनाक्षी श्वसन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो हमने बताया ये सबकी समझ में आया। सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा। पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज करना, ये कहलाता है आपका क्रेब चक्र, क्रेब चक्र। तो क्रेब चक्र कहाँ संपन्न होता है अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कहिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए, तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन देखना होगा तो ये वाला पाथ हम देखेंगे,
लेकिन अब आ जाइए एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? तो आपने कहा सर एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, आपका ग्लाइकोलिसिस होना ही होना है। फिर से यहां से चलेंगे, ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब क्या होना है? एन एरोबिक होना है। एन एरोबिक होना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा? एन एरोबिक होगा। अवायवीय शोषण होगा। अवायवीय शोषण होगा, और अवायवीय शोषण केवल साइटोप्लाज्म में ही होगा। ये ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, है ना? उसके बाद सारा कुछ होगा। अच्छा, अवायवीय शोषण कहाँ कहाँ होता है? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म जीवों में। और दूसरा कहाँ होता है? इन ह्यूमन मसल्स, इन ह्यूमन मसल्स, मानव की मांसपेशियों में, मानव की मांसपेशियों में। दो जगहों पे होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर अनाक्सी शोषण हमारे मसल्स में हो रहा है, सॉरी, अगर अनाक्सी शोषण हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, तो कैसे हम चलेंगे? सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल में, C2H5OH में, और CO2 में, और 2ATP में। तो अगर हम देखना चाह रहे हैं अनाक्सी शोषण कहाँ? सूक्ष्म जीवों में, तो इधर भूल जाइए, इधर भूल जाइए, यहां से शुरू करेंगे। ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक अम्ल में। और ये पायरुविक अम्ल सूक्ष्म जीवों में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2ATP में। लेकिन अगर अनाक्सी शोषण हमारे मसल्स में हो रहा है, तो फिर हम इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। यहां से चलेंगे, ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड हमारे मसल्स में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में और 2ATP में, लैक्टिक अम्ल और 2ATP में। मतलब क्या है कि चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है। ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है। तो अगर पूछा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को लिंक करने वाला केमिकल कौन है? लिंक करने वाला केमिकल है आपका पायरुविक एसिड। तो देखो, अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो तो इधर को भूल जाओ, यहां से चलोगे। ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटा? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में गया, CO2 वाटर एनर्जी रिलीज किया, खत्म। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथ हो गया। अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन सूक्ष्म जीवों में हो रहा है, तो बाकी सबको भूल जाओ। फिर यहां से चलेंगे, ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटेगा? पायरुविक अम्ल में। और फिर ये पायरुविक अम्ल इथाइल अल्कोहल, CO2 और 2ATP में बदल जाएगा। अगर हम अनाक्सी शोषण अपने मसल्स में देख रहे हैं, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। यहां से चलो, ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटेगा? पायरुविक अम्ल में। और ये पायरुविक अम्ल हमारे मसल्स में फिर क्या देगा? लैक्टिक एसिड और 2ATP देगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण को लिंक करने वाला केमिकल कौन है, तो पायरुविक एसिड है। क्या किसी को दिक्कत है यहां तक समझने में? लास्ट क्लास का एसिमिलेशन फिर कब बताएंगे? मतलब एसिमिलेशन तो हो गया। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? कि भोजन जो पच गया वो शरीर की वृद्धि और विकास में भोजन यूज होगा, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है वरुण, बताइए कहाँ पे? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा हमारे मसल्स में भी ना ज्यादा। तो ये आपका पाथ हो गया जिसको एनसीईआरटी ने लिख रखा है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है ना, अब इससे ज्यादा कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे आपसे बन जाएगा, अगर आपने जिस तरह से मैंने जिस अंदाज में आपको पढ़ाया है उस अंदाज में आपने पढ़ा है। यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इनको मैच करके आपने क्या करना है? सही कोड को, सही कूट को टिक करना है। अगर आपने हमारा लेक्चर सही से फॉलो किया है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, अदरवाइज ये बहुत टफ लगेगा। ये सीडीएस में पूछा गया सवाल है, और अब आपका कोई भी एग्जाम है सीडीएस वाला ही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। अभी अभी देखो, आपने पढ़ा था पहली क्लास, आप देखिएगा डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ये कहाँ हो रहा था? डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन किसका प्रोसेस है? तो आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है। और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल किस में होता है? तो आपने कहा सर ये रेस्पिरेशन की प्रक्रियाएं हैं, श्वसन में होता है। आपने पढ़ा था कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। तो एक ही मैचिंग किसके साथ होनी है? 2 के साथ। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था? ग्रेना में या थाइलिक्वाइड में, है ना? ग्रेना या थाइलिक्वाइड में हो रहा था। थाइलिक्वाइड के बंच को ग्रेना कह रहे थे। तो बी का ऑप्शन हमारा 1 के साथ हो गया। अभी आपने देखा कि भाई ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? तो आपने कहा सर साइटोप्लाज्म में, तो सी का 3 के साथ। और क्रेब साइकिल कहाँ ऑपरेट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो डी का कितना हो गया? 4 के साथ। तो हमारा कोड क्या बन के आया? 2 1 3 4। कोड क्या बन के आया? 2 1 3 4। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या ये बहुत टफ सवाल है क्या? टफ सवाल कब है? जब आपने वन लाइनर पढ़ा है, ल्यूसेंट पढ़ा है, रट्टाफिकेशन किया, उसके लिए ये टफ सवाल है, नहीं बनेगा। और आपने गहराई से पढ़ रखा है तो ये सवाल क्या, इससे टफ सवाल भी बन जाएंगे। शालू, प्रशांत, देव पांडे, साहिल, प्रशांत शर्मा, प्रिंस कुमार। हाँ, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है श्वसन, है ना? और जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। देखते ही हो गया,
चलिए समझ में आ गया ना, चलो चलिए बढ़िया है फिर तो। नाउ लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमने अभी तक बस इतना देखा है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है, ग्लूकोज से कंबाइन कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है और हम लोग चल फिर रहे हैं। इसी को तो रेस्पिरेशन कहते हैं ना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है, ग्लूकोज से कंबाइन कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन हमने अभी तक ये देखा नहीं कि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा कैसे रहा है। कमाल की बात है कि हवा में जो भी ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के तमाम सेल्स तक पहुंच रहा है। अगर मैं आपसे एक बात करूं कि एक मानव शरीर में ऑन एन एवरेज कितने सेल्स होते हैं, मानव शरीर में ऑन एन एवरेज कितने सेल्स होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में लगभग 10 टू द पावर 13 सेल्स होते हैं। कितने? 10 टू द पावर 13 सेल्स होते हैं, 10 टू द पावर 13 कोशिकाएं होती हैं। और इन सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जा रहा है और बाहर भी आ रहा है। किस फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। अरे हमने जो ऑक्सीजन लिया वो ग्लूकोज के कार्बन से कंबाइन किया और CO2 बना और बाहर आ गया। तो हमने ये नहीं देखा कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा कैसे रहा है। तो इस ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाने के लिए और बॉडी में जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए गॉड ने हमें दिया है श्वसन तंत्र। क्या दिया है? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका काम है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भेजना, जो CO2 बॉडी में बन रहा है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो ऑक्सीजन बॉडी में ले जाने के लिए और ये ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज के कार्बन से कंबाइन करके CO2 बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए गॉड ने हमें दिया है श्वसन तंत्र। और हमें पढ़ना है मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का काम क्या है, तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का काम है ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को बाहर निकालना। और बॉडी में ऑक्सीजन का जाना और CO2 का बाहर निकलना ये कहलाता है ब्रीदिंग। ये क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, श्वास कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज है ना, गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। गैसों का विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज। तो अगर हम बात करें अपने श्वसन तंत्र की, तो हमारे श्वसन तंत्र में जो अंग हैं उसको जरा देखें। नोज है, नाक है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, फेफड़ा है, डायफ्राम है। इतने सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा श्वसन तंत्र। तंत्र क्या होता है? अंगों का समूह। बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? एक अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। तो इतने अंग मिलकर हमारा श्वसन तंत्र बनाते हैं। अगर पूछा जाए कि श्वसन तंत्र में और पाचन तंत्र में क्या कॉमन है, तो उत्तर है आपका फेरिंग्स, ग्रसनी। ये श्वसन तंत्र और आपका पाचन तंत्र दोनों में कॉमन क्या है? फेरिंग्स। यहाँ पे श्वसन नली और भोजन नली आपस में मिलते हैं। तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स लिखा था, यहाँ पे भी फेरिंग्स लिखा है। जैसे मैं पूछ दूं कि फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फेफड़ा, डायफ्राम ये सब किस तंत्र के हिस्से हैं, तो आप कहिएगा सर श्वसन तंत्र के हिस्से हैं। तो चलिए इसको डायग्राम से हम ड्रॉ करके बताते हैं कि ये किस तरह से आपकी बॉडी में अरेंज रहते हैं और किस तरह से आपके शरीर में ले जाते हैं ऑक्सीजन और CO2 को कैसे बाहर निकालते हैं। तो एक डायग्राम पे हम इनकी स्थिति को दिखाने वाले हैं। एक डायग्राम हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और इस डायग्राम के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में चल रहा है और ये जो श्वसन तंत्र है कैसे हमारा काम कर रहा है। ठीक है, ये जो श्वसन तंत्र है हमारा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, श्वसन तंत्र हमारा कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा नाक हो गया, ये पहला अंग हो गया श्वसन तंत्र का। दिस इज नोज, ये नोज है, नाक है, और यहाँ पे एक सुराख होता है, होल होता है, जिसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। नथुना बोलते हैं ना इसको, नथुना या नसिका छिद्र कहते हैं। अब यहाँ से सांस लेंगे तो हवा यहाँ पे आएगी। ये जगह जिससे होकर हवा अंदर प्रवेश कर रही है ये कहलाती है आपकी नेजल कैविटी। क्या कहलाती है? नेजल कैविटी कहलाती है, नासा गुहा कहलाती है। और ये तो आपका मालूम ही है फेरिंग्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आएगा। ये हो गया ग्रसनी, जिसको आम बोलचाल में लोग टेंटुआ कहते हैं। बोलते हैं ना टेंटुआ दबा देंगे तुम्हारा, ये फेरिंग्स हुआ ना, टेंटुआ। नीचे की तरफ ये जो नली सी आ रही है, ये लंबी सी नली, यही है आपका क्या? ट्रैकिया। क्या नाम है इसका? ट्रैकिया, श्वास नली। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया नीचे की तरफ आती है ऐसे, ट्रैकिया से नीचे की ओर आएगी, ट्रैकिया से नीचे की ओर आएगी और यहाँ पे आकर लगभग 2 भागों में ऐसे बढ़ जाएगी। ये ट्रैकिया 2 भागों में ऐसे बढ़ गई। क्यों बढ़ गई ट्रैकिया? क्योंकि हमारे पास 2 फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों की तरफ ट्रैकिया को जाना है ना, तो ये दोनों फेफड़ों में ट्रैकिया ऐसे प्रवेश कर जाएगा। तो 2 में क्यों बढ़ गया ये? क्योंकि दोनों फेफड़े में जाना था ना हवा लेकर, तो एक कैसे रहेगा? इसको 2 में बंटना पड़ेगा। तो ये जो लंबी सी नली आ रही है इसको ट्रैकिया कहते हैं। अब ट्रैकिया 2 भागों में बट गई, तो अब इसका नाम हम चेंज कर देंगे, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। इस नली को अब क्या बोल देंगे? ब्रोंकाई, श्वसनी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसनी। तो ये था ट्रैकिया, अब बढ़ गया, डिवाइड हो गया, तो इसका नाम क्या दे दिया? ब्रोंकाई दे दिया। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई है माय डियर फ्रेंड्स, ये फेफड़े के अंदर आकर भी चैन से नहीं बैठता, ये डिवाइड होता ही रहता है।
डिवाइड होता रहेगा इस तरह से, बहुत सारा विभाजन इसमें चलता रहेगा, है ना। तो ये डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, ये डिवाइड होता रहेगा, है ना, इस तरह से विभाजित होता रहेगा। और अंत में बहुत सारे विभाजन के बाद, बहुत सारे विभाजन के बाद ये बलून जैसी संरचनाओं में आकर समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत सारे विभाजनों के बाद, जैसे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बहुत सारे डिवीजन के बाद ये क्या हो जाएगा, अंत में बलून जैसी संरचनाओं में आकर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बलून जैसी संरचनाएं होंगी, ये जो बलून जैसी संरचनाओं में इसका अंत हो गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बलून जैसी संरचनाओं में इसका जो अंत हो गया है, इसको हम लोग कहते हैं आपका एल्वियोलाई। देखिए, तो बहुत सारे विभाजन के बाद बलून जैसी संरचनाओं में इसका अंत हो जाएगा और ये कहलाएगा आपका एल्वियोलाई। क्या कहलाएगा? एल्वियोलाई, कुपिका कहलाएगा। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया लंग। लंग को शुद्ध हिंदी में हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं, आम बोलचाल में फेफड़ा कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में क्या नाम देते हैं, फुफ्फुस। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया देखो एक बार विभाजित हो गया है, लेकिन फेफड़े में आने के बाद भी इस तरह से विभाजित होता रहता है, विभाजित होता रहता है, और अंत में बहुत सारे विभाजन के बाद बलून जैसी संरचनाओं में आकर अंत हो जाता है इसका, ऐसे गोल गोल जैसी संरचना में। ये बलून जैसी संरचनाओं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलाई कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एल्वियोलाई कह रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है गैस, एक एयर टाइट चैम्बर में बंद होता है, लाइक दिस। ठीक है, जिसमें हवा और कहीं से नहीं आ सकती, हवा जाने का एकमात्र रास्ता ये है। तो ये जो है एक एयर टाइट चैम्बर में बंद होगा और इसके नीचे एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशियों वाली अंग है, ये वाली। इस ऑर्गन को हम कहते हैं डायफ्राम। दिस इज योर डायफ्राम, ये आपका डायफ्राम है ना। हिंदी में भी इसको डायफ्राम लिखते हैं, या शुद्ध हिंदी में इसको मध्यपट लिखते हैं। देख रहे हैं, ये आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने यहाँ पे बना दिया, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने बना दिया। वंश, सदानंद, मनीता कुमारी, आशु, निकी, जितने लोग भी लाइव हैं, देखिए, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग हो गए, नाक हो गया, नासा गुहा हो गया, फेरिंग्स हो गया, इस ट्यूब का नाम ट्रैकिया है, ट्रैकिया विभाजित होकर क्या बना लिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई अंत में बहुत सारे विभाजन के बाद क्या हुआ कि बलून जैसी संरचनाओं में इनका अंत हो गया, और इन बलून जैसी संरचनाओं को हम कुपिका कह रहे हैं, एल्वियोलाई कह रहे हैं। और ये सारा का सारा सिस्टम एक एयर टाइट चैम्बर में बंद है। नीचे एक मसल्स का मस्कुलर ऑर्गन है जिसको डायफ्राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डायफ्राम कह रहे हैं। अब ये कैसे काम करता है, ये जानने से पहले यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस पहले निकाल लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन सीधा सा कर दूं कि फेफड़े एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं जो फेफड़े की सुरक्षा करते हैं। इस झिल्ली का नाम क्या है? तो फेफड़े के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो फेफड़े की सुरक्षा करती है बाहरी आघातों से, है ना। दिस इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, और यू कैन से प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स द लंग फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, और यू कैन से इंजुरी। तो फेफड़े को बाहरी आघातों से, चोट वोट लगने से बचाएगा। तो फेफड़े एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, उस झिल्ली का नाम क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो प्लीज रिमेंबर, उस झिल्ली का नाम होता है प्ल्यूरा। क्या नाम होता है? प्ल्यूरा नाम होता है। तो फेफड़े जिस झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं उसे प्ल्यूरा कहते हैं। दूसरा सवाल कि फेफड़े शरीर के जिस स्थान पे होते हैं, ये वाला स्थान क्या कहलाता है? इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको नोट करके कहीं पर अलग से लिख लीजिएगा। जैसे देखिए, ये मान लिया कि आपका डायफ्राम है, ये आपका क्या है, डायफ्राम। सपोज दिस इज द डायफ्राम ऑफ योर बॉडी, दिस इज द डायफ्राम ऑफ योर बॉडी, ये आपका डायफ्राम है।
डायफ्राम जो है वो बॉडी को दो चैम्बर में डिवाइड कर देता है। डायफ्राम से ऊपर वाला हिस्सा शरीर का जो है वो कहलाता है थॉरेक्स। क्या कहलाता है? थॉरेक्स। वक्ष क्या कहलाता है? थॉरेक्स, जिसमें पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका रखा हुआ है ना। ये देखिए